हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएस स्टडी वन में, जिसमें हम आज रासायनिक की 16 क्लास को कवर करेंगे। और इसमें हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो दैनिक जीवन में रासायनिक का प्रयोग, यानी या दैनिक जीवन भी क्या देगा और या मानव जीवन भी क्या देगा, तो दोनों में रासायनिक का प्रयोग। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे तो पहले सौंफ, फिर मोम, औद्योगिक सौंफ यानी साबुन, बहुलक, सीमेंट, फर्टिलाइजर, ईंधन एवं गैसीय नियम। तो यहाँ पर देखिए पहला साबुन, घुलनशीलता यानी यह घुलनशीलता उच्च वाष्पीय अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। यानी जो साबुन है हमारे, इसमें इतने उच्च घुलनशील लवण होते हैं जो जल में आसानी से घुल जाते हैं। अब साबुन दो प्रकार का होता है, एक 10 रुपये वाला और एक 100 रुपये वाला। अब जो 10 रुपये वाला होता है उसमें जो निम्न क्वालिटी का ऑयल मिलाया जाता है, और जो हमारा 100 रुपये वाला होता है, महंगा साबुन होता है, उसमें उच्च गुणवत्ता यानी उच्च क्वालिटी वाला ऑयल मिलाया जाता है। तो दो प्रकार की साबुनियाँ होती हैं ये, इनमें सब में यूज़ होता है। अब कौन सी क्यों महंगी है ये मैंने आपको बता दिया है। इसके टाइप ऑफ 2 होते हैं। यहाँ पर देखिए हार्ड साबुन और मृदुल साबुन। हार्ड यानी कठोर साबुन, मृदुल यानी कोमल साबुन। हार्ड देखिए यहाँ पर अम्ल के सोडियम लवण से निर्मित साबुन को हम हार्ड साबुन कहते हैं। यह कपड़े धोने के काम में आती है। यहाँ पर देखिए जल में कम विलेय होती है, यानी जल में कम घुलती है यह साबुन। जो कपड़े धोने साबुन होती होगी, मोस्टली आपने देखा होगा, हर घर में यूज़ होता है उसका। सरलता से झाग नहीं देती है वह, और उसका यूज़ कपड़े सफाई कपड़े धोने या साफ़ सफाई के लिए किया जाता है। और ये इसमें क्या मिला होता है तो इसमें जो अधिकतर यूज़ होता है इसमें कास्टिक सोडे का यूज़ होता है साबुन बनने में। तो काय का यूज़ होता है? कास्टिक सोडे का, जिसका NaOH होता है। यानी जो हमारा कास्टिक सोडा है उसका सूत्र ये होता है, ठीक है। और यह साबुन बनाने में अधिकतर यूज़ होता है। अब यहाँ पर देखिए मृदुल साबुन वसीय अम्ल के पोटेशियम लवण से निर्मित होती है, और यह सरलता से विलय हो जाती है। किसमें? पानी में। झाग भी देती है, बहुत आसानी से झाग भी देती है, और जल में भी घुलनशील हो जाती है। और जो इसमें यूज़ होता है तो वह क्या रहता है? KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर देखिए जल की कठोरता। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, स्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता। अब जो हमारी स्थायी कठोरता होती है तो यह पानी गर्म करने पर भी दूर नहीं होती, और जो अस्थायी कठोरता होती है वह पानी को गर्म करने पर दूर हो जाती है। कारण क्या रहता है कि यह होती नहीं? तो Ca और Mg के यानी कार्बन और मैग्नीशियम के सल्फेट एवं क्लोरेट के कारण यह स्थायी कठोर रहती है, यानी यह कठोर होता है। इसी कारण इसकी जो कठोरता है वह दूर नहीं होती। यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, कार्बन और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनिक के कारण यह अस्थायी होती है, जिससे इसकी जो कठोरता है वह दूर भी हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा जल की कठोरता है तो वह दूर कैसे होती है, तो दूर करता है, कौन करता है जल की कठोरता को दूर? डिटर्जेंट। आपने सब ने देखा होगा, सरफ होता है डिटर्जेंट, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? अपमार्जन। क्या कहते हैं? अपमार्जक। इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3.10H20। तो ये होता है, सॉरी यहाँ पर ये जीरो नहीं, ओ बोलेगा, ओ। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको धावक सोडा भी कहा जाता है, धावन सोडा यानी धोने वाला सोडा। अब हम अपमार्जनों को पढ़ेंगे, यानी डिटर्जेंट। साबुन रहित साबुन कहते हैं जो हमारा ये है डिटर्जेंट, इसको क्या कहते हैं? तो साबुन रहित साबुन कहते हैं। अपमार्जन मृदुल एवं ठोस जल दोनों में घुल सकते हैं, बट साबुन सिर्फ मृदुल जल के साथ घुलती है। इसका निर्माण कैसे होता है? तो सोडियम कार्बोनेट से इसका निर्माण होता है। इसका सूत्र क्या होगा? Na2CO3.LOH2O। इसको क्या बोला जाता है? धावन सोडा। अब यहाँ पर देखिए साबुन में यानी क्या क्या होता है साबुन में, तो चिकनाहट हटाने के लिए साबुन में से हम चिकनाहट को हटाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? सोडियम लॉरेट सल्फर।
सल्फर नहीं, सल्फेट। तो इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एग्जामिनर पूछेगा साबुन में चिकनाहट हटाने के लिए कौन सा तत्व या एलिमेंट होता है, तो आप बताओगे सोडियम लॉरेट सल्फेट। इनके नाम थोड़े डिफिकल्ट है, आप याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए रोग प्रतिरोधक, यानी जो साबुन में मिलाया जाता है, ऐसा कौन सा एलिमेंट मिलाते हैं जो साबुन रोग प्रतिरोधक होती है। आपने देखा होगा एक लाइव बॉय के बारे में आपने सुना होगा। तो लाइव बॉय क्या कहती है, ये कीटाणुओं को जड़ से ख़त्म करे। तो वो वाला जो होता है रोग प्रतिरोधक के लिए क्या मिलाया जाता है साबुन में, बिथियोनल। क्या मिलाया जाता है, बिथियोनल। अब यहाँ पर देखिए ज़्यादा झाग के लिए क्या मिलाया जाता है, रोजिन। क्या मिलाया जाता है, तो रोजिन मिलाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए पारदर्शी साबुन यानी ट्रांसपेरेंट साबुन में साबुन को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, जिसको आमतौर पर लोग बाग क्या कहते हैं, ग्लिसरीन। और कम मात्रा में क्या मिलाया जाता है, एथेनॉल। तो ये दो चीज़ मिलाने के बाद साबुन हमारी पारदर्शी बनती है। अब दूसरा पढ़ेंगे हम मोम। यह एक प्रकार के कार्बन पदार्थ हैं जो कि अस्तरप्रत होते हैं। मोम प्रकृति में पाए जाते हैं। मोम 40 डिग्री सेल्सियस से उच्च ताप पर द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है, यानी 40 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम मोम को रखते हैं और वह उससे अधिक होता है तो फिर वह द्रव्य यानी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ऐसे तो मोम ऐसा होता है जैसे जमा हुआ घी सा, पर अगर 40 डिग्री से ज़्यादा होगा तो वो द्रव्य बन जाएगा। अब जो हमारा मोम है उसका उबलने वाला पॉइंट कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए उबलने वाला बिंदु 67 डिग्री सेल्सियस है। यानी अगर हम मोम को 67 डिग्री सेल्सियस पर पकाते हैं तो वह उबलने लगता है, फिर वो पिघलता नहीं, उसमें खद्दे लग जाते हैं आम भाषा में। अब हमें मोम के कुछ प्रकार बताए गए हैं। यहाँ पर देखिए मधुमक्खी मोम, ये कैसा होता है, ये मधुमक्खी के छत्ते में अधिकतर देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए कार्नोबा मोम, तो इसका अन्य नाम क्या होता है, ब्राज़ील मोम, पाम मोम, क्वीन ऑफ मोम यानी मोम की रानी इसको कहा जाता है। ये इसके अन्य नाम है, ये पूछे जाते हैं। और इसका यूज़ किस में किया जाता है, तो लिपस्टिक, क्रीम यानी कॉस्मेटिक सामानों में इसका यूज़ किया जाता है। अब थर्ड प्रकार कौन सा होता है मोम का, तो पैराफिन मोम। यह हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो यह हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। अब यहाँ से हमारी क्लास 17 स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा कौन सा है हमारा, औषधि। अभी तक हमने साबुन, मोम और थर्ड औषधि को पढ़ लिया है। अब हम औषधि पढ़ेंगे। यह रासायनिक यौगिक है जो हमारी रोगों से बचाने में हेल्प करता है और यह 3 कैटेगरी में होता है। यानी ये हमें बताता है कि हमें किस बीमारी पर या किस रोग पर कौन सी टैबलेट मेडिसिन लेनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए प्रतिज्वर नासी यानी बुखार की अवस्था, ज्वर। तो इसमें हमें क्या क्या दिया जाता है, तो हमें पैरासीटामोल, मोस्टली ये सब जानते होंगे, नॉर्मली सब पैरासीटामोल को खा लेते हैं अगर उन्हें हल्का सा भी बुखार या फीवर का अभाव होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, बुफ्रेन, क्रोसिन और एस्पिन, ये किसके लिए होती है, तो ये ज्वर के लिए बताई गई है। फिर यहाँ पर देखिए पीड़ाहारी यानी दर्द के लिए कौन कौन सी बताई गई है, तो पीड़ाहारी में हमें कौन कौन सी दवाई बताई जाती है, तो फार्मिन, इसको स्वापक भी बोला जाता है, गांजा, फॉर्मिन, हीरोइन, अफीम, ये सारी चीज़ें नशीली होती हैं पर दर्द में ये दवाई के लिए बनाई जाती है। सर ने बताया था कि ये चीज़ें हैं ये नशीली हैं, बट ये दवाई के लिए बनाई गई थी। पर मोस्टली जो इंसान है आज इनका गलत यूज़ करने लगे हैं, अधिक से अधिक सेवन करते हैं, जिनसे तबीयत और बिगड़ जाती है। दवाई में ये किसी न किसी अलग चीज़ों में मिलाकर बनती है, पर जो आजकल हो रहा है, इंसान बिना मिलाए इनका सेवन कर रहे हैं बिल्कुल प्योरिटी पे, तो इसीलिए ये चीज़ें खालिश हानिकारक होती हैं। अब यहाँ पर देखिए
एस्प्रिन। एस्प्रिन क्या है? तो यह एक अस्वापक मेडिसिन है। इसे खाने से आदत नहीं लगती, पर जो ये स्वापक है यानी मॉर्फिन है, ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसको खाने से आदत लग जाती है। यानी अगर दर्द में आपने ये वाली गोली खा ली तो आपको हमेशा दर्द में यही वाली खानी पड़ेगी, ऐसी आदत लग जाएगी। पर ये जो हमारी एस्पिरिन है, तो ये एक ऐसी गोली है जिसकी हमें आदत नहीं लगती है। यानी अगर हम ले लेते हैं तो हम दूसरी भी गोली खा सकते हैं, ये नहीं रहेगा कि हमें यही वाली दवाइयाँ लेनी होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो थोड़ा स्लो में बनता है, तो आप नॉर्मल से हटकर इसमें 1.5 या 1.75 की स्पीड पर भी देख सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन थोड़ा और फास्टली हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे प्रतिजैविक। प्रतिजैविक क्या होता है? प्रतिजैविक ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो हमारे अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, उनमें से जो खराब बैक्टीरियाज होते हैं उनका अंत करने के लिए हम प्रतिजैविक में जो भी बताए जाते हैं उनका यूज़ किया जाता है। तो प्रथम कौन सा होता है इसमें? तो इसमें सबसे पहले होता है एंटीबायोटिक, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और इसका सर्वाधिक यूज़ होता है। और इसमें जो चीज़ यूज़ होती है बनने के लिए वो क्या होता है, यहाँ पर देखिए। तो इसमें यूज़ बैक्टीरिया का होता है और ये जो खराब बैक्टीरिया होती है उसका ही अंत करती है। सेकंड नंबर पे होती है पेनिसिलिन। थर्ड पर होगी एंजिथ्रोमाइसिन, फिर सल्फोनामाइड, सेफ्लोरस्पोरिन। ये सारी प्रतिजैविक मेडिसिन्स होती हैं जो हमें हमारे अंदर के खराब बैक्टीरिया का अंत करती है। अब यहाँ पर देखिए रोगाणु रोधक लिक्विड, यानी जो हमें मेडिसिन के रूप में या किसी ठोस चीज़ के रूप में ना मिलकर लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, वे क्या चीज़ें होती हैं? रोगाणु रोधक यानी रोगों को ख़त्म करने वाली। तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर पर पहला है यहाँ पर आयोडीन टिंचर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फिनॉल, जो कि हम मोस्टली साफ़ सफाई के लिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे फर्श वगैरह पर किसी भी चीज़ में कीटाणु ना आ जाए। अब यहाँ पर देखिए बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का प्रयोग होता है आई ड्रॉप के लिए, यानी आँखों की दवाई के लिए, जो आँखों के रोगों से मुक्त करती है उसके लिए। यानी अधिकांश जो हमारी आई ड्रॉप बनती है उनमें यह बोरिक एसिड मिलाया जाता है। अब हम नंबर 4 बहुलक पढ़ेंगे। तो बहुलक में देखिए पहले समझिए बहुलक क्या होता है। अगर ये सिंगल में है तो एकल मोनोमेल बोलेगा, एकल मोनोमर बोलेगा, और अगर ये एक साथ बहुत सारे जुड़ जाते हैं तो इसको बहुलक कहा जाता है, यानी एकल मोनोमर। एकल मोनोमर जब बहुत सारे हो जाएं तो उनको बहुलक कहा जाता है और इनके अनेक भाग होते हैं। उदाहरण देखिए जैसे डीएनए। डीएनए किसका बहुलक है? तो यह न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, जिसको डीऑक्साइड राइबोसो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। और यहाँ पर देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो पॉलीथीन, प्लास्टिक आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें रेशा यानी धागे। तो पहला कौन सा रहेगा इसमें? नायलॉन। नायलॉन कौन सा है ये? नायलॉन। यह संश्लिष्ट रेशा है और इसको 1935 में वीएच केराथर्स के द्वारा बनाया गया था। यह एक प्रकार का धागा होता है, ठीक है। यह मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा यानी धागा है और यह पॉलीएनाइड का बना होता है, जो कि इसका एक बहुलक होता है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि वे पूछते हैं नायलॉन में क्या होता है या नायलॉन किसका बना होता है, या पूछेंगे नायलॉन का बहुलक क्या होता है, तो आपको यही बताना है, पॉलीएनाइड। यहाँ पर देखिए इसका यूज़ किस में किया जाता है, तो मछली पकड़ने के जाल
जालों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो आपने देखे होंगे मछली पकड़ने का जो जाल होता है, ऐसे ऐसे उसमें जो धागा लगा रहता है, तो वो यही रहता है, न्यूलॉन का धागा रहता है। पैरासूट के कपड़े में इसका यूज़ होता है, जूतों में, टायर में इसका यूज़ किया जाता है, पर्वतारोहिणी की रस्सियों के लिए इसका ही यूज़ किया जाता है। रहता है ना कि नायलॉन की रस्सी है, तो इसका यूज़ किया जाता है। अब सेकंड देखें यहाँ पर, ये क्या है, रेयॉन। रेयॉन इसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, यानी यह एक कृत्रिम रेशम है जो जिसका निर्माण किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा रेयॉन है इसे विस्कोस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विस्कोस। ये नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको याद रखिएगा आप। यह सेल्यूलोज से निर्मित अर्धसंश्लिष्ट रेशा होता है, यानी आधा प्रकृति होता है और आधा कृत्रिम। आधा प्रकृति के अकॉर्डिंग बना होता है और आधा जो मानव है वो इसको आकार प्रदान करता है या इसको बनाता है। तो आधा नेचुरल होता है और आधा कृत्रिम होता है, इसीलिए इसको अर्ध